हेलो दोस्तों। जिसने भी इसका ओल्ड पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहले उसका ओल्ड पार्ट देखे, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओल्ड पार्ट आप ऊपर दिए गई आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था, सू होंग ने अपनी मॉर्टल बॉडी को 100% तक पहुंचा दिया था, जिससे उसकी बॉडी रेड एनर्जी से ग्लो करने लगी थी। तो प्रेजेंट में सू होंग को मॉर्टल बॉडी को अपग्रेड करने से काफी ज्यादा पैन का सामना करना पड़ रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाती है और उसके बॉडी से एक प्रेशर बाहर आता है, जिससे उसका पूरा रूम कांप जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर अपनी बॉडी को देखता है और खुशी से कहता है, मेरे इस बॉडी की फिजिकल पावर ही इतनी है कि जिससे ये पूरा रूम कांप उठा। वो अपने फिजिक को देखने के लिए अपना सिस्टम पैनल खोल लेता है। उसमें वो देखता है कि उसकी मॉर्टल बॉडी अपग्रेड होकर ओवरलॉर्ड बॉडी बन जाती है। ओवरलॉर्ड बॉडी के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की सभी फिजिक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बॉडी है। वही उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी की स्पिरिट रैंक 0% होती है, जिसे देख वो कहता है, स्पिरिट रैंक 0%? क्या ओवरलॉर्ड बॉडी अभी भी अपग्रेड हो सकती है? अगर ये आगे ऐसे ही अपग्रेड हुई तो ये आखिर किस प्रकार के हेवन डिफाइंग में अपग्रेड होगी? वो रूम से जाते हुए कहता है, इस खास फिजिक की क्वालिटी वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मुझे जाकर ठीक से टेस्ट करना होगा कि इस ओवरलॉर्ड बॉडी में आखिर कितनी स्ट्रेंथ है। जब वो अपने स्पेयर को पकड़ता है तो वो एक गद्दे की तरह फील होता है और उसका स्पेयर उसके हाथों में दब जाता है। वो हैरानी से अपने स्पेयर को देख कहता है, ये सी रैंक एलॉय है और ये तो बस मेरे हल्के से दबाने से ही टूटने वाला है। सी रैंक एलॉय के स्पेयर बहुत महंगे होते हैं, इस पर तो मेरा पूरा खजाना खर्च हो गया था। फिर वो सोचकर कहता है, मुझे लगता है ये स्पेयर मुझे स्टार सिटी वाइल्डरनेस में मिला था, तो असल में इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा। अब से जल्द काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं उन्हें ए रैंक एलॉय स्पेयर के बदले एक्सचेंज कर सकूं। मैं तो सिर्फ वेट वेस्ट पहनकर ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकता हूं। वो ये कहकर एक फोकस माइंडसेट के साथ अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अब हमारा सीन वेयरहाउस पर जाता है, जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स कुछ देखकर हैरानी से कहते हैं, अरे, उसने तो 3000 किलोग्राम की वेस्ट उठा ली। वांग त्यानलुओ इतनी भरी वेस्ट को पहन उछल रहा होता है। वो जंप करते हुए कहता है, ये अभी हल्का है। वही खड़ा एक स्टूडेंट उसकी बात पर कहता है, क्या तुम्हें 3000 किलोग्राम का वेस्ट भी हल्का लग रहा है? वही एक और स्टूडेंट कहता है, वो इतने वेट के साथ भी आराम से जंप कर पा रहा है। एक नॉर्मल टीयर 1 का मार्शल आर्टिस्ट केवल कुछ 100 केजी तक ही वेट को उठा सकता है। शाओयाबी इसे देख उसकी तारीफ करती है कि वांग त्यानलुओ की स्ट्रेंथ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वही लिंजिंगे कहता है, ये उसकी स्पेशल फिजिक का कमाल है। वही ग्रैंड मास्टर किन टियानली, लिंजी और बाईमू इस पूरे कारनामे को अपने मॉनिटर से देख रहे होते हैं। वे वांग त्यानलुओ को देख कहते हैं, इस वेट के साथ ये सच में बर्बारियन गॉड बॉडी के वर्दी है। बाईमू कहती है, ग्रैंड मास्टर किन, जहां तक सू होंग के एक साथ 7 गाइडेंस टेक्निक को कल्टीवेट की बात है, आखिर हमें उससे इसके बारे में कब डिटेल से बात करनी चाहिए? इस पर किन टियानली कहते हैं, हम इतने डायरेक्ट नहीं हो सकते। जीनियस लोगों का अपना प्राइड होता है। अगर तुम उससे सीधे बात करोगे तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे वो खुद समझ जाए और अपने से इसे छोड़ दे। फिर वो लीन जिंगे से पूछते हैं, क्या नाइट राइडर्स जिन्हें हमने अरेंज किया था इकट्ठा हो चुके हैं? इस पर लीन जिंगे बताता है, अभी थोड़ा समय लगेगा। अलग अलग स्टूडेंट्स की कॉम्बैट पावर के हिसाब से लोगों को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। ये ट्रेनी अभी अभी कैंप एंट्रेंस असेसमेंट खत्म करके आए हैं। इस समय उनका दिमाग शायद काफी रिलैक्स होगा। अगर इसी वक्त अचानक नाइट रेड हो जाए तो वे सब दर्द से चिल्लाने लगेंगे। वो ये कहते हुए एक स्माइल दे रहा होता है। किन टियानली उससे सू होंग के लिए टीयर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को अरेंज करने को कहते हैं और बताते हैं, मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह कुचल कर हार जाए। उसके बाद मैं उसे एक साथ 7 गाइडेंस टेक्निक कल्टीवेट करने के नुकसान समझाऊंगा। तब वो जरूर ओबीडियंट होकर मेरी बात सुनेगा और खुद ही उन गाइडेंस टेक्निक को कल्टीवेट करने की जिद को छोड़ देगा। उनकी इस बात को सुन बाईमू और लीन जिंगे उन्हें हैरानी से देखते हैं और उनसे कहते हैं, एक टीयर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के पास 400 से ज्यादा विटैलिटी और 5000 कॉम्बैट पावर पॉइंट्स होते हैं, जबकि सू होंग की विटैलिटी सिर्फ 100 से थोड़ी ज्यादा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा।
अगर पिटाई के बाद उसका दाव हार्ट ही टूट गया तो? किन टियानली उन्हें डांटते हुए कहते हैं, बकवास। मैं ये सब उसकी गलती सुधारने के लिए कर रहा हूं। अगर उसका डाव हार्ट इतनी आसानी से टूट जाता है तो इसका मतलब है कि वो ट्रैश है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सू होंग पर आता है, जो कि वेयरहाउस की ओर बढ़ रहा होता है। उसी वेयरहाउस में स्टूडेंट्स वांग तियानलुओं की परफॉर्मेंस को देखने के लिए जा रहे होते हैं। वे कहते हैं, सब लोग जल्दी आओ, चलो जाकर देखो। वांग तियानलुओ ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग करने जा रहा है। सू होंग उनकी बात सुन क्यूरियस होकर वेयरहाउस की ओर बढ़ते हुए कहता है, सब लोग पहले ही वांग तियानलुओं की ट्रेनिंग देखने चले गए? मुझे भी थोड़ी देर में जाकर देखना चाहिए। वो एक ब्रेसलेट को देख बताता है, क्या यही स्मार्ट ब्रेसलेट है जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है? फिर वो आगे बढ़कर अपने लिए वेस्ट को ढूंढने लगता है। वो एक प्लेस पर जाकर कहता है, सबसे भारी वाला तो 10 टन तक का हो सकता है। क्या ये सुपर हैवी अलॉय से बना है? आखिर इसे कौन हो पहनता होगा? वो जैसे तैसे उसे उठाता है और कहता है, ये सच में काफी भारी है। मैं इसे पहन तो सकता हूं, लेकिन इससे मेरी स्पीड बुरी तरह कम हो जाएगी और मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। वो अपनी शर्ट निकालकर 5 टन वाली वेस्ट को पहन लेता है और थोड़ा मूवमेंट करके देखता है। वो उसके साथ आसानी से मूव हो पा रहा होता है। फिर वो खड़े होकर कहता है, अभी के लिए 5 टन का वेट मेरे लिए सबसे सही है। मुझे हैरानी है कि वांग तियानलुओं और बाकी दो लोगों ने कितना वेट चुना होगा। वे टियर 1 हाई स्टेज पर है, तो शायद वे भी मेरे जितने या मुझसे थोड़ा ज्यादा मजबूत होंगे। मुझे भी जाकर उनकी कल्टीवेशन मेथड्स देखनी चाहिए। शायद वहां से मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। ये कहकर वो उस वेस्ट को पहनकर निकल जाता है। सभी स्टूडेंट्स वांग तियानलुओं की परफॉर्मेंस को देख कहते हैं, वांग तियानलुओ सच में इंसान नहीं लगता। वो 3 टन का वेट वेस्ट पहने हुए ही सीधे ग्रेविटी रूम में घुस गया और उसने ग्रेविटी को दुगने पर सेट कर दिया। ये तो सच में पागलपन है। हालांकि वांग तियानलुओ काफी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अभी पूरे 6 टन का प्रेशर हैंडल कर रहा है। सू होंग भी वहां पर आकर वांग तियानलुओ की परफॉर्मेंस को देखता है, लेकिन वो इससे डिसअपॉइंट हो जाता है और अपने आप से कहता है, वांग तियानलुओं का वेट वेस्ट सिर्फ 3 टन का है। ये सच में काफी लाइट है। लगता है मुझे ओवरलॉर्ड बॉडी की टफनेस के बारे में थोड़ा गलत अंदाजा हो गया था। तभी उसका ध्यान अपने नंबर 1 हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट पर जाता है। वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है, चेन शान, लीटू, तुम लोगों को क्या हुआ? क्या तुम लोग ग्रेविटी रूम में कल्टीवेशन करने नहीं जा रहे? चेन शान बताता है, ये लोग तो पिछले वालों से भी ज्यादा कमाल के हैं। हम तो उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। लीटू भी कहता है, अगर हम ट्रेनिंग रूम में गए तो लोग हमें उनसे कंपैरिजन करके अलग से देखेंगे। ये सच में काफी एम्बैरेसिंग है। सू होंग आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या सिर्फ यही रीजन है? सू होंग को आगे बढ़ते देख वो दोनों पूछते हैं, सू होंग, क्या तुम सच में अभी अंदर जाने वाले हो? क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती होने का डर नहीं है? चलो इंतजार करते हैं, जब यहां कम लोग होंगे तब जाएंगे। सभी स्टूडेंट सू होंग को देख कहते हैं, ये आदमी दिमाग से ठीक है भी या नहीं? शायद अभी इसने वेट सूट नहीं पहना है। शायद ये ग्रेविटी मल्टीप्लायर में वांग टियानलुओ को पीछे छोड़ना चाहता है। क्या इसे जरा भी शर्म नहीं है? जब कोई इंसान बेशरम हो जाता है तो वो दुनिया में अजय बन जाता है। सुहोंग ग्रेविटी रूम में जाते हुए सोचता है, ग्रेविटी रूम बनाना बेहद महंगा होता है। सिर्फ बड़ी अमीर और रईस फैमिलियां ही इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट तो इसे छू भी नहीं सकते। मैं इस बेहतरीन मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। अगर मैं 5 टन का वेट वेस्ट पहनूं और ग्रेविटी डबल हो जाए तो ये 10 टन के बराबर होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही टिक पाऊंगा। बेहतर होगा इसे 1.5 गुना ग्रेविटी पर सेट कर दूं, तब शायद मैं थोड़ा ज्यादा देर तक टिक सकूं। वो इसी के साथ ग्रेविटी 1.5 पर सेट कर देता है। जैसे ही ग्रेविटी 1.5 पर पहुंचती है, वैसे ही उसके बॉडी पर काफी प्रेशर आता है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर कहता है, ये सच में काफी भारी है। सभी स्टूडेंट्स सुहोंग को देख रहे होते हैं और उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, ये तो वेट वेस्ट भी नहीं पहने हुए है, फिर भी इसने सिर्फ 1.5 गुना ग्रेविटी ही सेट की। ये सच में कितना मजाकिया है। आखिरकार ये वही है जो सबसे आखिरी में आया था, तो उसकी ताकत कम होना तो तय है। सुहोंग उसी ग्रेविटी रूम में कल्टीवेट करते हुए अपने आप से कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, इतने जबरदस्त प्रेशर के नीचे गाइडेंस टेक्निक की ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है।
लेकिन कल्टीवेशन की स्पीड क्लियरली बहुत तेज हो गई है। वो 2 घंटे बैठे बैठे इतने प्रेशर में कल्टीवेट करता रहता है और उसके बॉडी से रेड ऑरा लगातार बाहर आ रहा होता है। वो 2 घंटे बाद अपने कल्टीवेशन से बाहर आता है। इतने प्रेशर से उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो जल्दी से अपने सिस्टम पैनल को देख कहता है, थंडर और फायर गाइडेंस टेक्निक को छोड़कर बाकी सभी गाइडेंस टेक्निक एक लेवल बढ़ गई हैं। हमें सुहोंग की प्रोफाइल दिखाई जाती है। उसकी विटैलिटी 130, स्पिरिट 265, फिजिक ओवरलॉर्ड, बॉडी स्पिरिट रैंक 0%। गाइडेंस टेक्निक में थंडर गाइडेंस टेक्निक लेवल 3, हेवनली फ्लेम गाइडेंस टेक्निक लेवल 3, वाटर मार्श गाइडेंस टेक्निक लेवल 2, थिक अर्थ गाइडेंस टेक्निक लेवल 2, स्पिरिट विंग गाइडेंस टेक्निक लेवल 2 और मार्शल स्किल में वॉइड ब्रेकिंग फिंग, रेजिंग स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट सभी परफेक्ट लेवल पर होते हैं और उसके पास प्रेजेंट में मार्शल वैल्यू 0 पॉइंट होते हैं। वो अपनी विटैलिटी को देख कहता है, मेरी विटैलिटी भी बढ़कर 126 से 130 पॉइंट्स हो गई है। अगर ग्रेविटी रूम का असर इतना अच्छा है, तो शायद मूवमेंट टेक्निक रूम और फेरोशियस बीस्ट रूम का असर भी कमाल का ही होगा। वो खड़े होकर ग्रेविटी रूम के प्रेशर को कम कर देता है और अभी उसकी बॉडी इतने प्रेशर की वजह से कांप रही होती है। वो कांपते हुए ग्रेविटी चैम्बर से बाहर आते हुए कहता है, आखिरकार मैं बाहर आ गया। मैं तो पूरी तरह थक चुका हूं। दो स्टूडेंट सुहोंग का मजाक बनाते हुए कहते हैं, जल्दी देखो, वो सबसे आखिरी आने वाला इतनी जल्दी बाहर आ गया। उसने वेट सूट भी नहीं पहना था और 1.5 गुना ग्रेविटी भी नहीं झेल पाया। फिर भी देखो, वो पूरा पसीने में डूबा हुआ है। अगर मैं होता तो मैं तो पूरी रात ग्रेविटी रूम में सो सकता था। सुहोंग गहरी सांस लेकर अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, इस वेट सूट की हवा निकलने की क्षमता बहुत खराब है। अंदर तो उबलती गर्मी हो रही है। जब वो दोनों सुहोंग को वो वेस्ट पहने देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले रह जाते हैं।